कमोबेश लगभग सभी परीक्षाओं में, जितने भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक लेक्चर उत्तर प्रदेश विशेष पे ला रहे हैं, जो कि एक पत्रिका है GS वर्ल्ड द्वारा, जो प्रयागराज में स्थित है, उसके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है, मैगजीन है। उसी मैगजीन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा क्रीम निकाल के समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का रख दिया गया है इसमें, इस पत्रिका में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे राज्यों से लगे हुए जिलों के बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, मेले एवं महोत्सव, पार्क और सिटी, व्यक्ति और उससे संबंधित जिले, वन्यजीव विहार और पक्षी विहार के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। कुछ और टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों के बारे में हम लोग देखेंगे, नदियों के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में भी हम जानेंगे, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में भी हम इस अपने वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा होगा तो हम इसको 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और अपना रिएक्शन कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। उत्तर प्रदेश के टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने यूपी का और भारत का मैप अपने सामने रख लीजिए, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लेक्चर को समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश की आकृति, अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी आप बताएंगे, लंबवत है। और इसके पूर्व से पश्चिम की अगर कोई लंबाई पूछ ले तो 650 किलोमीटर इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर। यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। ये आकृति है। अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बारे। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यह पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे भारत के क्षेत्रफल में 7.33% का योगदान देता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है। कितना है, 19,98,। यह डाटा है, फैक्ट है यह पूरी तरह से, और आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए यह इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। 19,98,12,341 इसकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या में कितने % का योगदान देता है, लगभग 16.5% का योगदान देता है। के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले के बारे में, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आप लोग अपने मैप में देखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पूर्व में स्थित है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है। अगर सबसे दक्षिणी उत्तरी जिला की बात किया जाए तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हमारा है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 4 जिले हो गए हैं जो उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। वहीं एक देश से भी सीमा साझा करता हुआ उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी लगता है, वह है नेपाल। नेपाल के साथ भी हमारा उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। 8 राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जिन 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। हम आगे सारी चीज़ें इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, बस आप जितना हम बता रहे हैं आप लोग देखते जाइए और अपने मैप में ज़रूर उसको देखते जाइएगा कि यह कहाँ पे स्थित है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में कहाँ से सीमा साझा कर रहा है। मध्य प्रदेश अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप लोग अपने मैप में देखिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है कि पश्चिम में स्थित है कि उत्तर में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है। आप लोग इसको अपने मैप में देखना, आइए आपकी जिम्मेदारी है, तभी यह लेक्चर आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा।
कुछ और पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देखते चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात किया जाए तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। वहीं सबसे कम वर्षा की अगर बात किया जाए तो मथुरा, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी को माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटा जिला की बात करें तो हापुड़ अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात किया जाए तो ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। साक्षरता सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रयागराज की जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। और सबसे कम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है वह महोबा है। महोबा में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की अपेक्षा सबसे कम जनसंख्या है। और आगे हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला हैं। उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वह 912 है। और शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो शिशु लिंगानुपात हमारे यहाँ 902 है और टोटल लिंगानुपात 912, शिशु लिंगानुपात 902। अनुसूचित जातियों अगर एससी की बात किया जाए तो एससी में कितना लिंगानुपात है? 907 है। और अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 951 है। अगर इन चारों में पूछा जाए सर्वाधिक, अगर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि सभी में सर्वाधिक किसका है, तो अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात 951 जो कि सर्वाधिक है। बारे में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के अंदर एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां बनी हुई हैं। यह किसका प्रतीक है? अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां और धनुष और बाण। यह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। क्या है? एक वृत्त के अंदर मछलियां हैं, 2 मछलियां हैं जो अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक मानी जा रही हैं। और दूसरा है धनुष और बाण। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? 12 सिंघा है। इसका वैज्ञानिक नाम है रघुवंश डुआकुली इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यह जरूर जानिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो सारस है। राजकीय पुष्प अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो पलाश या टेंसू इसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्मर्म। राजकीय वृक्ष की अगर बात किया जाए तो अशोक इसका राजकीय वृक्ष है। अशोक और वृक्ष है। बरगद और अशोक में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। या अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय भाषा की बात किया जाए तो हिंदी 1947 में जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी थी। द्वितीय राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है, 1989 में बनी थी। उत्तर प्रदेश का क्या किया गया है? तो सबसे पहले 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी। यह उत्तर पश्चिम नाम था उत्तर प्रदेश का 1877 तक। 1877 से लेकर 1937 तक उसका नाम पड़ा अवध एवं आगरा प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? अवध एवं आगरा प्रांत। कब से? 1877 से लेकर 1937 तक। फिर 1937 से लेकर 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत। भारत की आज़ादी तक, भारत की स्वतंत्रता, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तब तक 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत था। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा है तो इसका उत्तर होगा 1950 में। कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा 2015 में किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की। और इसके जो पहली बार मनाया गया 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो दिवस है पहली बार कब मनाया जाता है, तो 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, जबकि इसकी घोषणा 2015 में ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। आप लोग याद रखिए, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन हुआ था।
उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया। उत्तरांचल उस समय उसका राज्य था, उसका जो उत्तरांचल नाम रखा गया था। 13 जिलों को काटकर जो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले थे उनको अलग करके एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया, उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। 2007 में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया है। यह पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था सन 2000 के पहले तक। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? 67%। महिला साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में? 57%। और पुरुष साक्षरता है 77%। औसत साक्षरता से अगर 10 प्लस कर देते हैं तो हमारा पुरुष साक्षरता आ जाता है। अगर औसत साक्षरता से 10 कम कर देते हैं तो यह हमारा महिला साक्षरता आ जाता है। और पुरुष और महिला साक्षरता के बीच उत्तर प्रदेश में अंतर देखा जाए तो यह 20% का अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता के। ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग देखिए पॉइंट को, सारे डिजिट का ही खेला है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इतने सीटें कौन सी पाए जाते हैं? तो अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और राज्यसभा की 31 सीट उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट उत्तर प्रदेश में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें भी 404 दे देता है तो वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता था, लेकिन अभी राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया है। तो अगर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। न्यायपालिका उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में। ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 77%, 77.70% की जनसंख्या ग्रामीण है। और शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 22% या 22.5% लगभग में पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा शहरी जनसंख्या है। विश्व में अगर जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो केवल 4 देश की जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश अगर एक अलग देश मान लिया जाए तो जनसंख्या के मामले में यह 5वां सबसे बड़ा देश होता। चाइना, आपको पता है कि चाइना, अब भारत भी चाइना से आगे जनसंख्या के मामले में हो गया है। तो भारत, चाइना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ये 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। बाकी 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होती अगर उत्तर प्रदेश एक देश के रूप में होता तो। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रत्येक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को उस किसी भी देश का या किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह रही है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार, सारे आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार है, 829 व्यक्ति। कुछ और आंकड़ों के बारे में देखते हैं हम। 2001 से 11 के जो जनगणना हुआ था उसके दौरान 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 10 की वृद्धि 20.22% है। 20.22% आप लोग याद रखिए, 20.22%। उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं और उसमें से नगर निगम की बात किया जाए तो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में अभी हैं। 17वां नगर निगम कौन सा बना था? शाहजहांपुर बना था। मंडल की बात करते हैं, नगर निगम तो 17 हुए हैं लेकिन मंडल उत्तर प्रदेश में कितने हैं? मंडल 18 मंडल कुल उत्तर प्रदेश में हैं। 18वां मंडल अभी जो लेटेस्ट बना है वह अलीगढ़ है। और 75वां जिला कौन सा बना है? जो सबसे लेटेस्ट जिला है वह संभल है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत छोटे हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ से जब सवाल पूछा जाता है। अगले पॉइंट को बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है, किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी लगती है? इसमें यही पूछा गया है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लगती है 11 जिलों के साथ। और सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य की लगती है? वह हिमाचल प्रदेश, केवल एक राज्यों के साथ लगती है और ऊपर वह है सहारनपुर के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे दक्षिणी जिला भी है और यह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप लोग अपने मैप में देखिए इस चीज़ को कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। ललितपुर तीनों ओर से एमपी में घिरा हुआ है, मतलब ललितपुर को आप लोग देखिए अपने मैप में कि ललितपुर जो है एमपी, अगर ये एमपी है तो ललितपुर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आके तीनों तरफ से
एमपी में घिरा हुआ है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ ललितपुर जिला है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो केवल एक जिला को स्पर्श करता है। किससे? केवल झांसी से एक जिलों का। अगर पूछ लिया जाए तो सबसे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह है ललितपुर, जो केवल झांसी के साथ सीमा साझा करता है। बस यह तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? हरदोई सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफ़र देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब परिवर्तित की गई है। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, यह तीन ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी तक बनाए गए हैं। अगर आपको बात करें, कोई कानपुर दे दे कि कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर थी, तो कानपुर नहीं थी, बनारस नहीं थी, गाज़ियाबाद नहीं थी, नोएडा नहीं था। तीन ज़िले थे। आगरा 1858 तक, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा ही थी। उसके बाद 1858 में आगरा, 1858 तक आगरा थी। 1858 में इसको बदलकर इलाहाबाद किया गया और 1919 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही है। 1921 से लेके अब तक लखनऊ इसकी राजधानी है। राजधानी लखनऊ वर्तमान में भी है। यह कब से बनी है? 1921 से लेके वर्तमान में। अगर सेक्शनल राजधानी की बात किया जाए, वर्तमान राजधानियों जैसे विधायी और प्रशासनिक राजधानी हमारी लखनऊ है, वहाँ पे हमारे विधानमंडल वगैरह हैं। न्यायिक राजधानी की बात करो तो प्रयागराज को न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में। धार्मिक न्यायालय की राजधानी की बात किया जाए तो वाराणसी को धार्मिक न्यायालय माना जाता है। और औद्योगिक और आर्थिक राजधानी की बात करें तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कहा जाता है। देखिए, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो राज्य लगे हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले और कौन कौन से ज़िले उनसे सीमा साझा करते हैं। आप लोग अपने मैप में इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यूपी के केवल एक ज़िला से सीमा साझा करता है और सबसे सहारनपुर वह ज़िला है। आप लोग अपने मैप में सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला भी है। आप लोग अपने मैप में इस चीज़ को देखिए कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के केवल एक ज़िला सहारनपुर से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बगल में ही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सात जिलों से सीमा साझा करता है। वह 7 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आप लोग अपने मैप में इसको देखते चलिएगा कि उत्तराखंड कौन कौन से 7 जिलों को उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करता है। कौन कौन से करता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। बात करते हैं बिहार की। बिहार भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है। आप लोग अपने मैप में देखिए, सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पे देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। गोरखपुर आप लोग अगर ऑप्शन में देगा तो आप लोग गोरखपुर नहीं साझा करता है बिहार के साथ। झारखंड उससे नीचे झारखंड है। झारखंड भी बिहार के साथ अलग हुआ था। झारखंड केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है, एक जिलों के साथ। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ भी केवल एक जिलों के साथ सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कुल 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिनका हम क्रम देखते हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप लोग उत्तर प्रदेश के नीचे देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। क्या फिर से एक बार देखिए अपने मैप में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल एक देश है। उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। नेपाल एक देश है जो कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल से आप लगने वाले सीमा को पश्चिम से लेकर पूरब तक आप देखिए, अपने मैप में देखिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आप लोग अपने मैप में देखिए फिर से एक बार, पश्चिम से लेकर पूरब तक। इसका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जिलों को मिलाइए, पश्चिम से लेकर पूरब तक जिलों को मिलाइए। तो हम बात करते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान की भी सीमा, हमारे यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वह है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा भी हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ हमारे यूपी के 6 जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। मथुरा
अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत और सहारनपुर, ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं। लेकिन जो दिल्ली से सीमा साझा करने वाले अगर ज़िलों के बारे में पूछता है तो केवल 2 ज़िले आपको बताना है कि 2 ज़िले ही दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। एक चीज़ आप लोग ध्यान देखिए, पंजाब के साथ हमारे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नहीं लगता है। 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ सीमा हमारा उत्तर प्रदेश साझा करता है, लेकिन पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अब हम अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यालय के बारे में। आपको पता है कि ज़्यादातर जिलों के मुख्यालय जो हैं उसके नाम पे ही उसका मुख्यालय वहाँ पे है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले का नाम है जहाँ का मुख्यालय उसके ज़िलों के नाम से भिन्न है। तो चलिए हम उन्हीं के बारे में देखते हैं। यहाँ से सवाल बहुत कन्फ्यूजिंग सवाल बन जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं और यह आसान सा आता हुआ। अगर बात करें अमेठी की तो अमेठी का मुख्यालय क्या है? अमेठी का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आपको अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, नोएडा किसका मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर का। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है अकबरपुर और अकबरपुर माती में। अकबरपुर माती किसका है? कानपुर देहात का। और अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है और फर्रुखाबाद की मुख्यालय फतेहगढ़, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का मुख्यालय है। संत कबीर नगर की बात करते हैं तो खलीलाबाद संत कबीर नगर का मुख्यालय है। कौशाम्बी मंझनपुर उसका मुख्यालय है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। जालौन का मुख्यालय उरई है और संभल का मुख्यालय पवासा है। यह इतने ज़िले हमारे हैं जिसका मुख्यालय उनके नामों से, जिले के नाम से भिन्न है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मैचिंग में आ जाता है सवाल। नगर निगम वाले उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम है और सबसे 17वां नगर निगम कौन सा बना था? मुरादाबाद बना था, सबसे अंतिम नगर निगम बना था। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में हम लोग जानेंगे। शोध संस्थान के बारे में देखते हैं तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर जिला में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दलहन और चीनी दोनों कहाँ पे है? कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, आपको पता है कालीन भैया के नाम से, भदोही में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, यह प्रयागराज के झूसी में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, यह भी प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह कहाँ पे है? नोएडा में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, यह झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, एवियन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर, यह कहाँ पे है? बरेली में। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान। चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और हमने ऊपर देखा चीनी अनुसंधान संस्थान वह कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी, बनारस में है हमारा साग भाजी अनुसंधान केंद्र। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं भारतीय चिकित्सा। एक और हम लोग देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? बनारस में ही है। वाराणसी में हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी है और वेजिटेबल रिसर्च भी है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान हमने देखा था इज्जतनगर में। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में अगर बात किया जाए, वेटेनरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, यह कहाँ पे है? मुरादाबाद है, जहाँ पे जो डीएसपी होते हैं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयनित होते हैं उनका वहाँ पे प्रशिक्षण होता है। पुलिस अकादमी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पे है? मुरादाबाद में है। सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में क्या है? सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान कहाँ पे है? मेरठ में। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान। राजकीय चर्म संस्थान आपका कानपुर में देखने को मिलेगा। राजकीय चर्म संस्थान।
डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, यह कहाँ पे है? कानपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यह कहाँ पे है? सहारनपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे देखने को मिलेगा? मथुरा में। क्या? गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो यह कहाँ पे है? अमेठी में। अमेठी का मुख्यालय अभी हम लोग देखे थे, उससे अलग है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, यह कहाँ पे दिखेगा? अमेठी में ही। अमेठी में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर है, यह अमेठी में दिखेगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ मिलेगा? कानपुर में। अभी हमने देखा, गन्ना देखा था, चर्म उद्योग देखा था और वस्त्र भी देखा। गन्ना लखनऊ में है, दलहन उद्योग देखा था, चीनी उद्योग देखा था, यह कहाँ पे है? कानपुर में है। और वस्त्र उद्योग देखा, यह भी कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के। कुछ और प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में हम लोग देखते हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुछ और प्रमुख संस्थानों के बारे में हम लोग देखते हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कहाँ पे पाया जाता है? यह प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आपको पता है कि प्रयागराज से इनका गहरा नाता रहा है, इसलिए यह प्रयागराज में है। लखनऊ में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में देखते हैं जो लखनऊ में स्थित है। ज़्यादातर शोध संस्थान लखनऊ और कानपुर में स्थित है। अगर आपको किसी का उत्तर ना पता हो तो आप लखनऊ या कानपुर आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको तुक्का ही मारना है तो। अनुसंधान संस्थान, यह लखनऊ में स्थित है। जितने भी हम नाम लेंगे वह लखनऊ में लोकेटेड है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो वह भी लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, यह भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना शुगर केन अनुसंधान से संस्थान, अभी हम लोग देखे थे, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका जो पूर्व का नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, लेकिन उस नाम से आप प्रयागराज मत जाइएगा। अगर प्रशिक्षण की बात किया जाए, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, यह कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, यह भी आपके लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में ही स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, यह भी लखनऊ में स्थित है। रमाबाई अंबेडकर मैदान की बात किया जाए, अगर पूछ लिया जाए रमाबाई अंबेडकर मैदान, तो यह भी लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारी सभाएं राजनीतिक पार्टियां की होती हैं। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान के लिए आपका महोबा प्रसिद्ध है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ या गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ पे आलू अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कहाँ पे? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए, अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, तो इसके लिए प्रयागराज में है यह। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कहाँ पे है? यह प्रयागराज में है। 2005 में स्टेबलाइज किया गया था इसको, IIIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। संगठन और संस्थान कहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। राज्य ललित कला अकादमी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सब सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सारे हर पॉइंट से सवाल पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही सब सवालों में के माध्यम से पूछा गया है। तो आप अगर इसको ध्यान दे के पढ़िए, थोड़ा ध्यान से अपने मैप में देखते रहिए, और कुछ चीज़ें जो लिखने लायक हो गई आप अपने पेन से अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। राज्य ललित कला अकादमी के बारे में हम देखते हैं तो यह लखनऊ में है। 1962 में यह इसका जो स्थापना वर्ष है वहाँ से भी पूछ लेते हैं। मैचिंग में यह सब सवाल बहुत सारे भर भर के आते हैं। राज्य ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो 1962 में स्टैबलाइज हुआ था यह संस्था और लखनऊ में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी यह कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। 1969 में यह स्थापित, इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसका पूर्व का नाम, इससे पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। 1963 में स्टेबलाइज किया गया है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की अगर बात किया जाए तो यह भी लखनऊ में है। 1975 में स्थापित हुआ था।
भारतेंदु नाट्य अकादमी। राष्ट्रीय कथक संस्थान, आपके पता है कि एक ही जो है राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। कब हुआ था? 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कथक अनुसंधान संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान की बात करें तो लखनऊ में यह भी है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्व का नाम है मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। अगर सवालों में पूछ लिया जाए कि किस संस्था का नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, जबकि बहुत आसान सवाल है। मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक किसका नाम था? भातखंडे संगीत संस्थान का पूर्व नाम है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से, और 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, भातखंडे संगीत संस्थान। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण संस्था है यह भातखंडे संगीत संस्थान। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया सन 2000 में। कुछ और प्रमुख पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? यह प्रयागराज में है, निराला आर्ट गैलरी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय यह कहाँ पे है? लखनऊ में है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में ही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसकी स्थापना पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। प्रयागराज, अगर आप लोग होंगे प्रयागराज से तो प्रयाग संगीत समिति के गेट पे ही इसकी स्थापना वर्ष लिखा है 1926। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट का। भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन पूछा जाता है, बनारस में स्थित है और 1920 में यह स्टेबलाइज हुई थी, भारतीय कला भवन। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र। अब हम बात करते हैं कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? बिजनौर नदी पर है, बिजनौर जिले में है, रामगंगा नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। रामगंगा काठी बांध एक है, रामगंगा काठी बांध किस पे है? रामगंगा नदी पर ही है और यह भी बिजनौर में स्थित है। बैराज परियोजना यह एक पेयजल परियोजना है जो कि मथुरा जिले में है, यमुना नदी पर। नाम क्या है? गोकुल बैराज परियोजना। किस नदी पर है? यमुना नदी पर पेयजल परियोजना है। माता टीला बांध, माता टीला बांध की अगर बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बांध इसे कहा जाता है, माता टीला बांध। यह बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है माता टीला बांध, बेतवा नदी पर। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। पथरई बांध, पथरई नदी पर है। यह एक सहायक नदी है, छोटी नदी है, इस पे छोटे बांध बंधे हैं। पथरई बांध है, झांसी में ही स्थित है, पथरई बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना यह रिहंद नदी पर है जो कि सोनभद्र में बहती है, रिहंद नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, यह सोनभद्र में ही स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी रिहंद नदी पर है और रिहंद परियोजना भी रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित है। कुछ और प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कन्हार बांध, कन्हार बांध किस नदी पर है? कन्हार नदी पर है। यह सब छोटी नदी है, अक्सर सुनने में नहीं आती है, लेकिन यह सोनभद्र में बहती है, सहायक नदी है कन्हार नदी, इस पर स्थित है कन्हार बांध है। मूसा खाद बांध किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर, चंदौली में। आपको पता है कि कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बहती हुई हिमालय से निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बहते हुए यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसी पे स्थित है मूसा खाद बांध। किस पे नदी है? कर्मनाशा नदी पर, चंदौली में स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना किस नहर पे है? एक शारदा नहर है, शारदा नहर बनाई गई है नेपाल की सीमा पर, लखीमपुर बनवासा में नेपाल की सीमा के पास शारदा नहर पर है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है जिस पे यह शारदा जल विद्युत परियोजना बना हुआ है। अगले प्रमुख बात के बारे में हम लोग देखते हैं मौदहा बांध। मौदहा बांध किस नदी पर है? बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में बहती है यह नदी, सहायक नदी है, छोटी नदी है बिरमा नदी। इस पे कौन सा बांध है? मौदहा बांध है।
अर्जुन बांध, अर्जुन बांध किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है, जो महोबा में बहती है, छोटी नदी है अर्जुन नदी, उस पर बसा है अर्जुन बांध बनाया गया है। राजघाट परियोजना की बात करते हैं तो राजघाट परियोजना यह बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ललितपुर में स्थित है। कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना से कौन सा जो जिला है लाभान्वित होता है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज 4 जिले। गंडक परियोजना यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इससे उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। यह परियोजना नेपाल में स्थित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल भी इसमें शामिल है गंडक परियोजना में। कुछ और हम देखते हैं जल विद्युत परियोजना से कौन सी किस नदी पर है? ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना बात करते हैं ओबरा जल विद्युत परियोजना के बारे में, तो यह रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत परियोजना। राजघाट अभी हम लोग देखे हैं, राजघाट जल विद्युत परियोजना यह ललितपुर में है, बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। ओबरा कहाँ पे है? रिहंद नदी, सोनभद्र में। माता टीला जल विद्युत परियोजना, माता टीला जल विद्युत परियोजना यह भी ललितपुर में है, बेतवा नदी पर। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना के बारे में हम देखते हैं। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना यह गंगा नदी पर है, मुजफ्फरनगर में। क्या नाम क्या है? चित्रौरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में, गंगा नदी पर। एक हमारी और परियोजना है खारा जल विद्युत परियोजना। अगर खारा जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो यह असन नदी है, सहारनपुर में बहती है, छोटी नदी है असन नदी, यह उसी पे बसा हुआ है। खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? असन नदी पर है, जो कि सहारनपुर में बहती है। कुछ और हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है? 142 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 142 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल, अगर कुल सिंचित क्षेत्रफल के बारे में देखा जाए तो 209 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्रफल है और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 142 लाख हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश का।